नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम एक नए बिंदु इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर आज हम बात करेंगे। तो साथियों, ये जो भी परीक्षाएं हैं आपकी पीजी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ, सभी परीक्षाओं में ये आपकी पूछे जाने वाला बिंदु है। तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करेंगे तो साथियों, 4 प्रकार की है: वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधिवादी। तो आप देख रहे हैं, वर्ण है, काल है और वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संबंध है और विधि से है। तो इनका शब्द से ही तात्पर्य है ना, वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, काल के अनुक्रम के अनुसार। तो चलिएगा देखते हैं एक एक करके हम सभी पद्धति को। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है और प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति में कवियों व लेखकों का जो परिचय है उनके नाम के वर्णानुक्रम अनुसार, है ना, या वर्ण के अनुक्रम के अनुसार उनके जो लेखक का परिचय है उनके वर्ण के अनुसार। जैसे किसी का नाम पहले है तो उसके नाम के अक्षर के अनुसार, जैसे आपने डिक्शनरी देखी है, उसके जो वर्ण पहले है उसका पहले शब्द आएगा। इसी तरीके से उनके लेखकों का और मतलब जो परिचय है वो वर्ण के अनुक्रम के अनुसार है। यह जो पद्धति है गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी इतिहास लेखक हैं ये, और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने इनके अपने ग्रंथ जो हैं इस पद्धति का उसमें प्रयोग किया है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा अपने ग्रंथों में इनका कह सकते हैं पद्धति का प्रयोग हुआ है। और इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश, है ना, देखिए कोश, है ना, कोश के कहना उपयुक्त है, क्योंकि जैसे कोश में होता है, जैसे शब्दकोश में होता है क्रम, वर्ण के क्रम के अनुसार शब्द दिए होते हैं, उसी प्रकार से तो इसको हम साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश कहना उपयुक्त समझेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वर्णानुक्रम पद्धति है, ठीक है। और गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, ये आपको याद रखनी है। और सबसे दोषपूर्ण ये आपकी पद्धति मानी जाती है और प्राचीन पद्धति है। चलिएगा देखते हैं अब हम इसमें देखिएगा एक और है, कोश ग्रंथों के लिए सबसे मतलब यह प्रणाली सबसे उपयुक्त है कोश ग्रंथों के लिए। अगर हम कोश के अनुसार बात करें, वर्ण के अनुसार बात करें, तो उस अनुक्रम के अनुसार यह सबसे उपयुक्त आपकी पद्धति है। अब बात करेंगे कालानुक्रम पद्धति। देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने अपना जो इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का अपना प्रयोग किया है या इसी पद्धति को आधार बनाया है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इस पद्धति में या इस पद्धति पर इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास कहने की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त है। देखिए, साहित्य इतिहास की जगह इसको हम कविवृत्त संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कविवृत्त संग्रह, इस पद्धति में लिखे इतिहास को। अब हम बात करेंगे साथियों वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा है उसमें इस पद्धति का अपना प्रयोग किया है, आधार बनाया है। इस पद्धति में तथ्यों का संग्रहण कर विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में तथ्यों का संग्रहण कर विश्लेषण किया जाता है एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन सी पद्धति में? आपकी वैज्ञानिक पद्धति में। साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए उपयुक्त पद्धति है ये, ठीक है। कोड लेखन के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा। तो ये आपकी हो गई कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। अब हम बात करेंगे विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, देखिए, ये सबसे उपयुक्त पद्धति है। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है विधेयवादी। क्यों मानी जाती है, इसके आप तथ्यों को पढ़कर ही जान लेंगे। इस पद्धति के जन्मदाता जो हैं तीन महोदय हुए हैं। इस पद्धति के जन्मदाता विधेयवादी के कौन हुए? 3। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। युगीन पद्धतियों के संदर्भ में
साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए महत्वपूर्ण बात, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इसी पद्धति का प्रयोग, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग जो है वो किसने किया है? आचार्य शुक्ल ने किया है, आचार्य शुक्ल ने। इसलिए ये आपकी महत्वपूर्ण पद्धति साबित होती है, उपयुक्त पद्धति साबित होती है। और देखिए इसी कारण इनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का बिंब होता है। और देखिए तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास कहलाता है। देखिए चित्तवृत्ति मनोवृत्ति परिवर्तन होगा तो आपके साहित्य इतिहास में परिवर्तन होगा, इसी कारण आपका साहित्य इतिहास कहलाता है। तो साथियों इस तरीके से हम कहेंगे आपका यह पद्धति जो बिंदु है यहीं समाप्त हुआ। और आशा करते हैं इससे कुछ चीज़ें आपको लाभान्वित करेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले बिंदु में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।